यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे एवं अन्य सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती से संबंधित आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस से संप्रेषण संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं से संबंधित एमसीक्यू पार्ट 2। इससे पूर्व में सर हम इस टॉपिक पर क्वेश्चन नंबर 1 to 25 सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस सीरीज में इस लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 26 से प्रश्न संख्या 50 तक अर्थात कुल 25 प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे और संप्रेषण पर हमने डिटेल अपना वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। अगर कोई अभ्यर्थी पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वह संप्रेषण के संदर्भ में हमारी प्लेलिस्ट में वहाँ पे मेंशन है कि हमने लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस को कवर करते हुए हर टॉपिक को डिटेल नोट्स भी वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो सर ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आप सभी लोगों से मेरा यह कहना है कि जब आपने अब स्टडी कर लिया है तो आप स्वयं से पहले अपना आकलन करें, अपना सेल्फ असेसमेंट करें और प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें संदेश प्रेषक व एवं प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। देखिए संप्रेषण के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार में संदेश प्रेषक यानी कि सेंडर एवं प्राप्तकर्ता रिसीवर एक ही व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है साहब। पहला है अवैयक्तिक संप्रेषण जिसको हम अंतःवैयक्तिक संप्रेषण भी कहते हैं। दूसरा है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। देखिए दोनों में अंतर है, पहले को हम अवैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक कहते हैं, दूसरा है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, तीसरा है समूह संप्रेषण और चौथा है पारस्परिक संप्रेषण। तो साहब वीडियो को पॉज करके सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अवैयक्तिक संप्रेषण या अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। इसमें क्या होता है, हम स्वयं के बारे में जानते हैं या स्वयं से बातचीत करते हैं, यानी कि सेंडर और रिसीवर एक ही व्यक्ति होता है जब व्यक्ति अपने आप से बातों को करता है। जैसे हम कभी किसी सिचुएशन को देख करके स्वयं से बोलते हैं ना, जैसे ओ माई गॉड, ठीक है, ओ सिट, ऐसे जो हम बोलते हैं तो अपने आप से बोलते हैं, अपने आप से संप्रेषण करते हुए, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर अवैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 27, क्यों तो प्रश्न संख्या 25 तक हम पहले हल कर चुके थे। पहला हमने 26 यहाँ पे हल करा, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है अवैयक्तिक संप्रेषण, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, जन संप्रेषण या समूह संप्रेषण। तो साहब यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जब दो व्यक्तियों के बीच, दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वहां पर हम बात करते हैं अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, और जब एक ही अपने आप से होता है तो उसको अवैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये सारे ही प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे भी गए हैं। अब देखिएगा साहब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, एक डेफिनेशन आपको दी है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन निम्न में से किसका है। ऑप्शन आपके सामने है। तो हमने अपने डिटेल लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको वहाँ पे बताया हुआ है, तो आपने वहाँ से नोट भी किया होगा। तो अभी आप रिकॉल कीजिए, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूर्व से नोट्स भी बनाए हुए हैं, कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। ईजी मेयर, एच कूर्ज, एच वेरिस, एडगर डेल या बर्नार्ड, इनमें से किसकी डेफिनेशन है। तो साहब प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एडगर डेल। एडगर डेल साहब ने ये डेफिनेशन दी थी। इसके बाद से आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बहुत से टीचिंग वाले एग्जाम में पूछा गया है। सैनन और वीवर द्वारा संचार का गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो कब प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1948, बी 1949, सी 1952 और डी 1954। तो साहब यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1949। सैनन और वीवर ने
1949 में वैज्ञानिक टेक्निक पे यानी कि साइंटिफिक टेक्निक पे अपना संचार का मॉडल दिया कम्युनिकेशन का, जिसको हम संचार का गणितीय मॉडल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको संचार का वैज्ञानिक मॉडल भी कहा जाता है, शैनन वीवर मॉडल को। तो 1949 में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है साहब, संप्रेषण का हेलिकल मॉडल, जिसको हम कुंडलित मॉडल भी कहते हैं, प्रस्तुत किया। देखिए हमने अपने डिटेल नोट्स में इसको बताया था, इसको संप्रेषण का हेलिकल मॉडल भी कहा जाता है, इसको संप्रेषण का कुंडलित मॉडल भी कहते हैं। तो हेलिक्स बोलते हैं ना, स्प्रिंग लाइक पाथ, स्प्रिंग कुंडलित मॉडल, या इसको पेचदार मॉडल भी कहा जाता है, या इसका घुमावदार मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो संप्रेषण का हेलिकल या कुंडलित मॉडल किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को देख के आप सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो साहब यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक डांस। कुंडलित मॉडल या हेलिकल मॉडल, ध्यान दीजिएगा, इसको संप्रेषण का त्रिशंकुनुमा मॉडल भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ये क्या होता है? शंकु यानी कि कोन के फॉर्म में होता है। फ्रैंक डांस ने दिया था इस मॉडल को। इसके बाद से देखिएगा साहब क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? बहुत सोच के आप प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूकेपीएससी इस प्रकार के ही प्रश्नों को ज्यादा पूछता है। आप में से बहुत से लोगों का, अभ्यर्थियों का यह अनुभव भी होगा कि यूकेपीएससी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? पहला शोर, बी संदर्भ, ती प्रत्यक्ष वार्तालाप, डी प्रतिपुष्टि। आपसे कम्युनिकेशन के चैनल के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए शोर क्या अपने आप में कम्युनिकेशन चैनल है? शोर कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है अपने आप में। संदर्भ यानी कि हमने कौन सा संदर्भ लिया किसी भी मैसेज संदेश को बनाने से पहले, तो ये भी कोई चैनल तो है नहीं। डी प्रतिपुष्टि, ये तो बाद में फीडबैक है, जब सेंडर के बाद रिसीवर के पास जब मैसेज मिलता है तो रिसीवर ने उसको कैसे गेन किया, कितना समझा उस संदेश को या मैसेज को, उसका जो फीडबैक वो दोबारा सेंडर को देता है, तो उसको प्रतिपुष्टि कहते हैं, फीडबैक। तो ये भी कोई संप्रेषण चैनल है नहीं। आप एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष वार्तालाप हो रही है आमने सामने, तो वही अपने आप में यहाँ पर क्या हो सकता है? एक संप्रेषण चैनल का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कितनी बार जब आपको कंफ्यूजन है तो आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करें, तो उससे आप सही उत्तर की ओर जाते हैं। अब इसके बाद से है देखिएगा निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक को स्पष्ट करता है? तो देखिए सर, पहला है केवल गैर मौखिक संप्रेषण, दूसरा है पर्यावरण शोर, तीसरा है प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया, और डी है केवल मौखिक संप्रेषण। तो देखिए फीडबैक की बात की है, तो प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फीडबैक जब भी आपसे कहा जाए प्रतिपुष्टि, तो वहां पर यह होता है कि सेंडर के द्वारा जब रिसीवर पे मैसेज पहुंचा, ठीक है, तो रिसीवर ने उस पर क्या अपना रिएक्शन दिया, क्या कैसे उस मैसेज को वहां पर क्या करा, डिकोड करा, कैसे वो उसको समझे, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे सब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है प्राप्तकर्ता की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया। तो सारे ही प्रश्न अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले स्वयं से आंसर देने की कोशिश जरूर करें। आप आंसर को सुनने की जल्दबाजी से पहले वीडियो को जरूर पॉज करें, सोचें, समझें, तभी आपकी मेंटल जो एबिलिटी है आपकी, इसकी पेडागोजी पे यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता पर एक आपकी समझ डेवलप होगी। उस समझ की डेवलप और परीक्षा हॉल में आप जल्दी से सही उत्तर की ओर जाएं, उसके लिए आपकी ये प्रैक्टिस है। तो इसलिए आप हमसे आंसर को सुनने पर जल्दबाजी ना करें कि मैं जल्दी से वीडियो को कंप्लीट कर लूं, वो एक स्टडी का अच्छा तरीका नहीं होता है। आंसर तो आपको मैं बता ही रहा हूं, मिल जाएगा, लेकिन आप सेल्फ से प्रैक्टिस करिए कि मेरे आंसर बताने से पहले जरूर आप अपने तरफ से उस क्वेश्चन का सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो देखिए सर, नेक्स्ट प्रश्न है, संदेश जो कि एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? संदेश क्या है? एक संकेत है कह रहा है, और निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? वो ऑप्शन को पढ़िए और समझिए। तो
पहला ऑप्शन है एक प्रेषक के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है, सी सामूहिक दर्शकों के लिए उद्दीपन के रूप में, और डी शोर को कम करने का कार्य। हम जल्दी में कर रहे हैं लेकिन आप ध्यान से अपना समय लेके कर सकते हैं भी। तो संदेश जो एक संकेत है सर, किसके लिए उद्दीपन होगा, किसके लिए स्टिमुलस होगा? प्रेषक के लिए उद्दीपन नहीं, प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में। देखिए कभी भी अगर कोई भी अगर आपसे कोई बातचीत करते हैं तो वहां पर आप बड़े स्टिमुलस, ठीक है, आपको ये लगता है कि अगर किसी ने आपके लिए कोई मैसेज भेजा तो आखिर क्या मैसेज भेजा होगा, तो वहां पर जो संकेत है, संदेश है, वो प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है कि यानी अर्थात प्राप्तकर्ता को एक उत्सुकता रहती है उस संदेश को जानने की कि संदेश क्या है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रभावी संदेश वाहक वह है जो, यानी कि सब टीचिंग से रिलेटेड है। टीचिंग में संदेश वाहक कौन होगा? शिक्षक होगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वही बुक से छात्रों को मैसेज डिलीवर करता है। ठीक। तो एक प्रभावी संदेश वाहक वह है जो, पहला ऑप्शन एक हास्यपूर्ण वक्ता है, ऑप्शन बी अभिनय संबंधी प्रतिभा से पूर्ण हो, ऑप्शन सी संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है, ऑप्शन डी मातृभाषा में संप्रेषण करता है। तो प्रभावी संदेश वाहक कौन सा होगा? आप प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें साहब। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है। आपको एक से ज्यादा अधिक उत्तर यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट उत्तर को, आंसर को यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है साहब। इसके बाद से देखिएगा नेक्स्ट, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? पहला मौखिक संप्रेषण, बी गैर मौखिक संप्रेषण, सी समानांतर संप्रेषण, और डी चर्चा संप्रेषण। ठीक है, तो इंटरनेट पर बातचीत करना, मौखिक संप्रेषण, गैर मौखिक संप्रेषण, समानांतर संप्रेषण, चर्चा संप्रेषण। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समानांतर संप्रेषण इसको कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि फीडबैक में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है। पहला प्रतिपुष्टि, बी फीड फॉरवर्ड, सी चैनल, और डी है यहाँ पे शोर। तो साफ प्रश्न बहुत आसान है और इंपोर्टेंट है, पहले पूछा गया है। प्रश्न का सही उत्तर है शोर, क्योंकि तो शोर ही वहां पर बाधा को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 37, सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण यानी कि ट्रांसमिशन या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है? देखिए सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए गपशप, ऑप्शन बी ग्रेप वाइन, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष संप्रेषण, या ऑप्शन डी क्षैतिज संप्रेषण। तो साहब यहाँ पे जो है प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप वाइन इसको कहा जाता है। हमने अपने डिटेल नोट्स में इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे कहीं पे काइनेसिक्स होता है, क्रोनेमिक्स होता है, ग्रेप वाइन है, जो हमारे उसमें यूज होते हैं, उनको हमने सब वहाँ पे कवर किया था। वहाँ से भी ये प्रश्न आप कर सकते हैं। अब देखिएगा साहब, नाउ क्वेश्चन नंबर 38, सजीव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप में जानी जाती है। पहला है संप्रेषण माध्यम, संकेत माध्यम, असमायोजित माध्यम या समायोजित माध्यम। आपसे कहा रहा है सजीव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता या दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप में जानी जाती है। इसको कहते हैं साहब ऑप्शन नंबर बी, संकेत माध्यम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना कहलाता है। तो संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? क्रोनेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स या पैरालैंग्वेज। तो आप प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें। इसको बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सेमिक्स।
इस प्रकार के और भी प्रश्न यदि या आपको डिटेल नोट्स देखने हैं जिसमें यहाँ पर इस प्रकार के लैंग्वेज का जो हमारे संप्रेषण में जो कुछ शब्द होते हैं, उसके लिए आप हमारे डिटेल वीडियो जो अपलोड है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा संप्रेषण, तो वहां पे आप उसको जरूर देखें। अब ये प्रश्न बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, शिक्षक भर्ती एग्जाम में। देखिए, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। पहला है कठिन, बी है सामान्य, सी है रोचक और डी है प्रभावी। तो आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, आप बताइए। कठिन होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, रोचक होना चाहिए या प्रभावी होना चाहिए? तो साहब प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें आप। प्रश्न का सही उत्तर है साहब ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, पीपीपी डेटा कम्युनिकेशन के संबंध में क्या है? या आप इसको ऐसे कहें कि डेटा कम्युनिकेशन के संबंध में पीपीपी का तात्पर्य है। ठीक है, ट्रिपल पी। तो ऑप्शन आपके सामने है पैकेट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पैकेट प्रोटोकॉल या पैकेट टू पैकेट प्रोटोकॉल। तो साहब प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है कि जो डेटा कम्युनिकेशन के संदर्भ में ट्रिपल पी, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आईसीटी का अब जमाना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वहां से यह प्रश्न लिया गया है। ठीक है, ये तो आईसीटी इंफॉर्मेशन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 42, एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? पहला है संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना, ऑप्शन बी अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग कर, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन डी है साहब ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापस दोहराकर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूर्व में पूछा गया है। तो किसी भी संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। साफ प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। कोई भी संदेश हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, वो तभी इफेक्टिव हो कि जब आपने कैसा एक मैसेज दिया, जब उसको प्राप्तकर्ता समझ पा रहा है और अपना रिएक्शन दे रहा है। कक्षा संप्रेषण यानी क्लास कम्युनिकेशन के बेस पे इसका अर्थ यह होता है साहब, जब आप एज ए टीचर आप बनने जा रहे हैं या आप टीचर हैं, आप क्लास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप कोई संदेश, वहां पे संदेश से मतलब होता है पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु से जिस आप प्रकरण को, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, आप उस पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। आपके संप्रेषण को कब प्रभावी माना जाएगा? तब माना जाएगा जब आप छात्र उसको समझ पा रहे हैं और समझने के बाद वो अपना वांछित यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन आपको दे रहे हैं, यानी कि उनको समझ में आ रहा है, अपनी प्रतिक्रिया उस टॉपिक पे दे रहे हैं, तभी वह इफेक्टिव है। तो ऐसे ये हमारे टीचिंग से जुड़े हुए हैं ये सारे प्रश्न। आपको ऐसे एक अपनी समझ विकसित करनी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्न को एक्सप्लेन किया है। आप केवल रटने के तात्पर्य से प्रश्न को हल करने की ना सोचें। आप समझ बना लेंगे तो आप प्रश्न को सही हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है साहब, निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है? देखिए, आप संप्रेषण में संदर्भ की बात की थी, तो इसमें से किस चीज को आप संप्रेषण का संदर्भ कहेंगे? ऑप्शन ए है संदेश ग्रहण के साथ हस्तक्षेप, ऑप्शन बी है प्रभावी संप्रेषण, ऑप्शन सी है संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। देखिए साहब, जब आप कहीं पे कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? जनरली एक संदर्भ होता है, उसके बाद से उसमें एक मैसेज होता है, उसके बाद से उसकी एनकोडिंग होती है, फिर उसका चैनल होता है जिससे मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, फिर डिकोडिंग होता है, रिसीवर होता है, डिकोडिंग होती है, फिर फीडबैक होता है, ये सब होते हैं। तो संदर्भ इसमें क्या होगा? शोर भी होता है संप्रेषण में। तो पहला क्या है? संदेश ग्रहण के साथ हस्तक्षेप करना, ये कोई संदर्भ नहीं होगा। प्रभावी संप्रेषण, नहीं, ये भी कोई संदर्भ नहीं है। संदेश की गैर मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि, ये तो फीडबैक है, ये संदर्भ कहाँ है? संदर्भ क्या होता है किसी कम्युनिकेशन के लिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साहब, कि बातचीत के लिए, संप्रेषण के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है,
जैसे आप क्लास कम्युनिकेशन कह रहे हैं तो क्लास में उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, क्या छात्र सीखने के लिए यानी कि संप्रेषण के लिए, टीचर के साथ संप्रेषण के लिए क्या मनोवैज्ञानिकली साइकोलॉजिकली फिट हैं या नहीं है, छात्रों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, ये सब संदर्भ कहा जाता है संप्रेषण के संदर्भ में, संप्रेषण का संदर्भ। तो आप समझ गए होंगे, तो ऐसे आप चीजों को समझें। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, इसके बाद से काफी इंपोर्टेंट है साहब। निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? पहला है विचार, दूसरा अवधारणाएं, सी अर्थ, और डी ऑप्शन है आपके पास शब्द। तो संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? यह होता है साहब, इसका सही उत्तर है अर्थ, कि संप्रेषण के अर्थ का हस्तांतरण हो रहा है और उसका समझना, यानी कि संप्रेषण क्या है उसके मीनिंग को आप समझ पा रहे हैं, उसका अर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन है कभी नहीं, ऑप्शन बी है सदैव, ऑप्शन सी है शायद ही कभी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। काफी आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है साहब ऑप्शन नंबर बी, सदैव ही दो तरफा संप्रेषण प्रभावी होता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 46, देखिएगा साहब, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है संकेत वाचन, कूट लेखन, लेन देन संव्यवहार या द्विव्यक्ति संवाद। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपको प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डायडिक कम्युनिकेशन। ये शब्द डायडिक कम्युनिकेशन शब्द यानी द्विव्यक्ति संवाद शब्द का प्रयोग कब होता है? जब दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से तीन घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग हैं? आपके सामने ऑप्शन है संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी शोर, प्रतिक्रिया और शब्द जाल, ऑप्शन सी संदेश, शोर और प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया, संदेश और आलोचना। तो मानव संप्रेषण में कौन से तीन हैं? बहुत आसानी से आप सोच के इसका उत्तर दीजिए। तो प्रश्न का सही उत्तर है साहब ऑप्शन नंबर सी, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 48, संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों यानी कि बॉडीली मूवमेंट्स के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को, जो हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं ना संप्रेषण में, कभी मुंह से चुप रहने का इशारा करते हैं, अंगुली को मुंह पे लगा करके, या फिर कभी किसी को डांटने के लिए हम ऐसे उनको आंखें दिखाते हैं, ये सब जो भी हैं, या हाथ से थप्पड़ मारने का इशारा, जो भी है सब कुछ है। तो जो बॉडीली मूवमेंट हम करते हैं संप्रेषण के संदर्भ में, उसके वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? पहला प्रतीक, ऑप्शन बी गैर मौखिक, ऑप्शन सी प्रदर्शन, ऑप्शन डी काइनेसिक्स। तो यहां पर साहब प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काइनेसिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, यहां पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको संचार का पहला शत्रु कहा जाता है? पहला है शोर, दूसरा है स्पष्टता, तीसरा है विनम्रता, चौथा है पूर्णता। तो संचार का जो पहला शत्रु है वह होता है उसमें नॉइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? शोर। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा साहब, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, यदि आज का अंतिम प्रश्न, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह प्रयोग करता है। पहला है संशोधक, बी है प्रतीक, सी है नियामक और डी है प्रदर्शन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दें कि प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से वहां पर उसका आंसर देने के लिए कहा हुआ था, कि जो क्वेश्चन नंबर 25 था लास्ट में आप लोगों से बोला था
उसको हमें याद आ गया, अभी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था, अभी हम स्क्रीन पे आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, जिनने इसका पार्ट 1 देखा है, कि निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं। आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं उसको कॉपी से। तो निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं। पहला था संप्रेषण चैनल या माध्यम का चयन करने पर। ऑप्शन बी था मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन। ऑप्शन सी था संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट या स्पेसिफाई करना। ऑप्शन डी संप्रेषण के लिए मीडिया। तो कमेंट बॉक्स में आप में से बहुत से लोगों ने उसका सही उत्तर भी दिया था, वहां पे मेंशन किया था ऑप्शन नंबर सी 25 का। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन दिया था, जो हमारे संप्रेषण का पार्ट 1 पे हमने वीडियो अपलोड किया है, उसकी बात कर रहा हूं। तो संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, वह उसका करेक्ट आंसर था। तो यहां पर आप जरूर इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो शायद आप लोगों ने सोच भी लिया होगा इतनी देर तक, जब तक मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर को बताएं, तो आप फिर भी अपनी तरफ से जरूर कमेंट बॉक्स में करें। उससे पहले ही हम आपको यहाँ पे आंसर बता देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक। ठीक है, तो संप्रेषण पर हमने यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू ने यहाँ पे बनाए हैं 2 पार्ट में, आप इनको जरूर देखें और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों की भी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो आपने हमको इतने ध्यान से सुना, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।